ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो इस संदर्भ में बनाया गया है कि ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि एग्ज़ाम्स की डेट मार्च में होगी, अप्रैल में होगी या फरवरी में होगी। तो ऐसी किसी भी र्यूमर्स के ऊपर आप लोग ध्यान मत दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली, सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियली डिक्लेयर भी किया है कि एग्ज़ाम्स की अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये जब भी की जाएगी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे डाल दिया जाएगा। और बच्चों, मैंने आज ही वेबसाइट भी चेक किया है, अभी तक किसी भी तरह का ये लेटर नहीं आया है। इससे पहले जब भी मार्च में एग्ज़ाम्स होते थे तो उसका लेटर अब तक आ जाता था और डेट शीट भी बच्चों आ जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। बच्चों, एग्ज़ाम जब भी होंगे, सीबीएसई बोर्ड ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि वो फिजिकली होंगे। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर ही बोर्ड एग्ज़ाम्स देनी पड़ेंगे। तो इसलिए आपको जितना भी टाइम मिल रहा है वो आपके लिए अच्छा है। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। अपनी पढ़ाई पर 10th बोर्ड कितनी अच्छे से आप पास कर सकते हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और जैसे कि इस बार सीबीएसई बोर्ड ने 30% जो सिलेबस है उसको भी कम किया है, तो आपके पास में 70% सिलेबस है, लेकिन मैं कहूँगी आप फिर भी सारी पढ़ाई कीजिए ताकि अगर आपको कुछ भी पूछा जा सके तो आप उसका अच्छे से आंसर कर सके। स्टूडेंट, आपके हाथ में जो भी टाइम है आप याद रखिए, उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो आपके हाथ में है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सुबह जल्दी उठ जाए। ऐसा करने से आप लोग एक दिन में ज़्यादा आवर्स आपको मिल रहे होते हैं और जिनको अगर आप पढ़ाई में यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट्स देते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है आप उसको अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर पढ़िए। आप मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस हमेशा आफ्टरनून में कीजिए उस वक्त, क्योंकि याद करने की शक्ति नहीं होती है। तो जो भी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, चाहे वो साइंस के हों चाहे वो मैथ्स के हों, वो आप कोशिश कीजिएगा कि आफ्टरनून में करें। बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो अगर आप ये ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के पूरे सही कर लेते हो तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाती है और बहुत ही कम समय में ये 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज बढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उन हर एक सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आपको ध्यान से एक एक लाइन करके पढ़ते जाना है। चैप्टर्स पूरी तरीके से जब आप पढ़ लेते हैं तो अपनी नोटबुक अपने पास में रखिए और उस चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वो सब नोट डाउन आप करते जाइए। जब आप खुद से इस तरह से तैयारी खुद से कर रहे होंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही वो 1 मार्क के क्वेश्चंस जो हैं वो याद होते जा रहे होंगे। और इस तरीके से जब आप सारे सब्जेक्ट को जो भी चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, थॉरोली पढ़ लेते हैं, तो आपको बहुत सारी नॉलेज ऑटोमेटिकली मिल जाती है। आप किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आराम से लिख भी सकते हैं अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको लूज़ नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है बच्चों? उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक चैप्टर रीडिंग थॉरोली कीजिए। नेक्स्ट, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो वो 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी या सेक्शन सी। तो आपको करना क्या है, जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो उसको सीक्वेंस मेंटेन करके रखिए। जैसे आपने सेक्शन ए पहले लिख रहे हैं तो सेक्शन ए में अगर 10 क्वेश्चन है तो 1 to 10 का सीक्वेंस आप बिल्कुल एक के बाद एक ही रखिए, उसको आप बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको वो क्वेश्चन बीच में से मान लो नंबर 5 क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप क्वेश्चन के लिए 2-3 लाइन की जगह छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए और आगे के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, आपको बी सेक्शन लेना है, बी को कंप्लीट करना है, सी लेना है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सेक्शन बी उसे बहुत अच्छी तरीके से आता है तो आप पहले सेक्शन बी लिखिए, लेकिन उसको भी सीक्वेंस आप मेंटेन कीजिए। अगर आपने इस तरह से क्वेश्चन किए
कि मान लो आपने सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन लिख लिए, फिर आपने सेक्शन बी से 2-3 क्वेश्चन लिख लिए, फिर आपने सेक्शन सी से 2-3 क्वेश्चन लिख लिए, फिर आप ए पे चले गए, फिर आप बी पे चले गए। तो इस तरीके से अगर कंफ्यूज होकर पेपर लिखते हैं तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा और आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी आप सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, जो आपको पहले करना है वो सेक्शन आपको सबसे अच्छी तरह आना चाहिए और उसको सीक्वेंस में ही मेंटेन करना चाहिए। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चंस करते समय कितना गैप देना है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। अपने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2021 के लेटेस्ट सैम्पल पेपर्स के लिंक्स डाले हुए हैं। इसके साथ ही मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि आपको हर एक क्वेश्चन के बीच में कितना स्पेस छोड़ना चाहिए। ये छोटे छोटे टिप्स बहुत ज़रूरी हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर आप उचित स्पेस छोड़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन चेक होने से नहीं छूटेगा। तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कितना गैप छोड़ना होता है। इसके अलावा बच्चों, हमेशा क्वेश्चन वर्क करते वक्त वर्ड लिमिट्स पर ध्यान रखिए। आपको अगर 30 वर्ड्स लिमिट्स दिए गए हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो क्वेश्चन 3 से 4 लाइन में कंप्लीट हो जाए। 10 वर्ड्स के लिए आप 1 लाइन को चूज़ कीजिएगा, तो 30 वर्ड्स के लिए आपको 3 लाइन चूज़ करने हैं। अगर आपका क्वेश्चन और लंबा जा रहा है तो 4 से 5 लाइन में उसको फिनिश कर dीजिए। अगर आप उस 30 वर्ड्स के लिए 10 लाइन्स भर देते हैं या फिर 20 लाइन्स भरते हैं तो उसमें आपका टाइम खराब होगा और आपका क्वेश्चन पेपर छूट जाएगा, इनकम्प्लीट रह जाएगा और आपको चेकर भी उसके लिए ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा। आप जब भी सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ उसकी मार्किंग स्कीम भी ज़रूर देखिए, क्योंकि मार्किंग स्कीम में हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया होता है और उसके सब पार्ट्स कितने कितने अंकों में विभाजित हैं, मतलब कितने मार्क्स आपको हर एक सब पार्ट के लिए मिलने वाला है, ये भी आंसर की में दिया होता है। तो आप वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं। अगर आपकी वर्ड लिमिट 50 है तो आप 5 लाइन में आंसर दीजिए। अगर आपका आंसर और ज़्यादा जाता है तो 6 या 7 लाइन में उसको फिनिश कर दीजिए। उससे ऊपर आप उसको मत लिखिए, अननेसेसरी कुछ भी मत लिखिए। तो जितना टू द पॉइंट आप आंसर करेंगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ ही बच्चों, अगर आपका जो निबंध है या जो एप्लीकेशंस हैं, अगर आप उसका फॉर्मेट सही रखते हैं तो उसके फॉर्मेट के ऊपर भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप लेटर्स तैयार करते हैं या नोटिस तैयार करते हैं तो उसके फॉर्मेट अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, उसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि भले ही एप्लीकेशन कोई भी आए, भले ही नोटिस कोई भी आए, लेकिन उसका फॉर्मेट सेम रहेगा जिसमें आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप मैथ्स का पेपर करते हैं तो आप मैथ्स के पेपर में हमेशा स्टेप्स पे ध्यान रखिए। हर एक स्टेप्स के बाद में नेक्स्ट स्टेप करते जाइए। अगर एक क्वेश्चन 4 या 5 स्टेप में ख़त्म होता है तो आपका आंसर अगर गलत भी आता है लेकिन ऊपर के स्टेप अगर सही हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए आप जब भी सीबीएसई बोर्ड के थ्रू मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें सीबीएसई ने जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की गाइडलाइन दी है उसको आप फॉलो कीजिए। शॉर्ट आंसर मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अगर आपने खाली आंसर निकाल के रख दिया तो आपको शायद मार्क्स ना मिलें। इसलिए जो भी आप सॉल्यूशन दे रहे हैं उस सॉल्यूशन को अच्छे से दिखाते चले जाइए। इसके अलावा बच्चों, आप जब भी बोर्ड का एग्ज़ाम अटेंड करते हैं तो उसमें आप हर एक क्वेश्चन करने के बाद में अपना जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके ऊपर टिक लगाते जाइए। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने के बाद में उस पर टिक लगा दीजिए। आप सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो उस पर टिक लगा दीजिए। आपने जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है उस पर टिक मत लगाइए, ताकि जब आप सबसे लास्ट में ये चेक करें कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं कि नहीं, तो आपको टिक के थ्रू अपना जो आंसर शीट है उसको मैच कर सके। और अगर गलती से कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका ये क्वेश्चन गलती से
छूट गया है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे टिक नहीं लगाया अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो मे बी कोई क्वेश्चन अटेंड करने से छूट सकता है। इसलिए इस रूल को भी ज़रूर सीरियसली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा टिप है। इसके साथ बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन पेपर करते हैं तो अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर लिखने से पहले आप उसको सोच लीजिए। आप लिखने के बाद में मत सोचिए कि आपने गलत लिख दिया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी आंसर जो कॉपी है उसमें बहुत सारी कटिंग हो जाएगी, जो कि एग्जामिनर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो जितना हो सके नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी को रखिए। इसके साथ ही बच्चों, आपको करना क्या है कि जब भी आप डायग्राम्स बनाते हैं तो डायग्राम्स हमेशा पेंसिल से ही बनाइए। जब भी आप मैप भरते हैं तो मैप हम हमेशा पेंसिल से ही भरिए, और डायग्राम्स लेबल्ड हैं तो उनके नाम भी अच्छे से लिखिए। इसको करने का भी यही तरीका है कि जो भी सैम्पल पेपर्स 10 ईयर्स के आप फॉलो कर रहे हैं, उस 10 ईयर्स में जितने डायग्राम्स आए वो सारे आप एक पेज पे लिख लीजिए, और फिर वो सारे 10 या 20 डायग्राम आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कीजिए। और पेंसिल से इसलिए करना चाहिए कि अगर आपने पेन से कर दिया तो एक तो मार्क्स कट जाते हैं, दूसरा अगर आपने कोई गलती कर दी तो आप रब भी नहीं कर सकते हो, और वो बहुत ही अनटाइडी लगता है। मैप भरते हुए भी ध्यान रखना है कि मैप भी आप पेंसिल से ही भरें, ताकि अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो आप उसको रब करके वापस से सही कर सके। पेन से लिखेंगे तो कटिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इन चीज़ों का क्वेश्चन पेपर करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। इसके साथ ही बच्चों, 10th बोर्ड एग्जाम्स देने का एक रूल भी होता है। वो रूल ये होता है कि अगर पेपर का टाइम 10:30 स्टार्ट होना होता है तो आपको आंसर शीट जो है वो 10 o'clock मिल जाती है। 10 o'clock आपको आंसर शीट इसलिए मिल जाती है क्योंकि आपको फर्स्ट पेज के सारे इंफॉर्मेशन करेक्टली भरने होते हैं। आपको इंफॉर्मेशन कैसे भरने हैं इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं अपने जो इंफॉर्मेशन है उसको फिल करने के लिए। उसके बाद में 10:15 आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है पढ़ने के लिए। आपको 10:15 से 10:30 तक सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ना होता है। तो इस बीच में आप सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, और आपको जो भी आंसर नहीं आता है उस क्वेश्चन के ऊपर टिक लगाइए, उसको अच्छे से सोचिए, और सोचने के बाद में कुछ की पॉइंट्स अगर चैप्टर से रिलेटेड आपको मिलते हैं तो अपने रफ पेज में लिख लीजिए। इसके साथ ही जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होते हैं तो की पॉइंट्स जो भी आपको याद आते जाते हैं वो पेंसिल से आप रफ पेज के ऊपर लिखते जाइए, ताकि जब आप एग्जाम्स के दौरान आंसर लिख रहे होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं तो उस रफ पेज में जाकर आप देख सकते हैं कि आपने क्या की पॉइंट्स उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिखे थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 15 मिनट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो इसमें आप अच्छे से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं, आंसर क्या क्या रहेंगे उसके, और जैसे ही आंसर दिमाग में आते जाते हैं आप रफ पेज के ऊपर लिखते जाइए। और साथ में ये भी चूज कर लीजिए कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं और आपको उनको करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उनको सोचना पड़ेगा। तो वो सोचना भी आप उसी वक्त में कर लीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ कि आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त ही की पॉइंट्स लिखते जाइए रफ पेज के ऊपर, ताकि आपका क्वेश्चन करते वक्त में टाइम खराब ना हो, सोचना ना पड़े। इसके साथ ही बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है कि आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस इस बार बहुत कम दी गई है, क्योंकि सारी क्लासेस जो भी हो रही हैं वो ऑनलाइन ही हो रही हैं। तो इसमें आपका ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि राइटिंग प्रैक्टिस आप खुद से करें। जितने भी क्वेश्चंस आप मगअप कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको आप लिख लिख के देखिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वो याद भी होता जाएगा और लिखने की भी प्रैक्टिस होगी। इसके साथ ही आप जो भी सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसको स्टॉप वॉच रख के सॉल्व कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी राइटिंग स्पीड क्या है, आपका कितना क्वेश्चन पेपर छूट रहा है या
क्वेश्चन पेपर टाइमली आप कर पा रहे हैं या नहीं। तो इन सब के लिए स्टॉप वॉच रखकर अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको सीबीएसई की एकदम सही जानकारी मिलती रहे तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी सीबीएसई की दूंगी। जितने भी पेरेंट्स हैं सीबीएसई से जुड़े हुए, जितने भी टीचर्स हैं, अगर उनको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो तैयार कर सकूं। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही ये है कि सीबीएसई से रिलेटेड सही और सटीक जानकारियाँ आपको मिल सकें इंस्टेड ऑफ की र्यूमर्स की। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको यह आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और वीडियो में जो भी मैंने बताया है उन टिप्स को आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। छोटी छोटी जो टिप्स हैं, जो रूल्स हैं, और आपके एग्ज़ाम्स बहुत बेहतरीन जाएंगे। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ में थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।